विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम यानी एमडीसी फिजिक्स यानी मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम फिजिक्स यानी एमडीसी फिजिक्स का जो पेपर है उसका नाम है मैकेनिकल वर्कशॉप स्किल यानी यांत्रिक कार्यशाला कौशल। ये जो पेपर है ये मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पढ़ना होगा। और यदि आपने एमडीसी फिजिक्स को चुना है तो इस वीडियो के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम में आपको मदद मिल सके। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक रहेगा। यहां पर हम जब बात करेंगे तो जितने भी इसके अंदर यूनिट दी हुई है उन सब यूनिट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक लेकर आ रहे हैं। उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, यूनिट नंबर फर्स्ट दी हुई है जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेजरिंग सिस्टम यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मापन प्रणाली। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना होंगे उन प्रश्नों को मैं आप तक लेकर आता हूं। पहला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता पुराण में वर्णित समय की प्राचीन भारतीय इकाइयों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एसिड इंडियन यूनिट्स ऑफ द टाइम डिस्क्राइब्ड इन द श्रीमद् भगवद गीता पुराण। दूसरा है परमाणु से लेकर कल्प तक की यात्रा को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द जर्नी फ्रॉम एटम टू कल्प। तीसरा प्रश्न जो अच्छा सा प्रश्न दिया हुआ, वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित गति के नियमों यानी लॉ ऑफ मोशंस पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द लॉ ऑफ मोशन प्रपोज्ड बाय द महर्षि कणाद इन द वैशेषिक फिलोसॉफी। चौथा प्रश्न है महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित गति के नियमों यानी लॉ ऑफ मोशंस आधुनिक न्यूटन की गति के नियमों से समतुल्य तर्क सहित व्याख्या करें। आर द लॉ ऑफ मोशंस proposed by the Maharishi Kanad equivalent to the modern law of the motion of Newton's? Answer with reasoning। पांचवा प्रश्न है डोंगला यानी उज्जैन स्थित वेधशाला का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई और सीजीएस प्रणाली के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा, अंतर याद करना होगा। सातवां प्रश्न है बल यानी कि फोर्स, एनर्जी यानी कि ऊर्जा की इकाइयों को एसआई से सीजीएस में कैसे चेंज किया जाता है उसको एग्जांपल के थ्रू बताना होगा। आठवां प्रश्न है वर्नियर कैलिपर्स की बनावट का वर्णन करें, इसका अल्पतमान यानी कैसे ज्ञात किया जाता है वो बताना होगा। नौवां प्रश्न है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी बेलनाकार बीकर का आंतरिक व्यास और गहराई मापने की प्रक्रिया को समझाइए। अगला प्रश्न है स्क्रू गेज का सिद्धांत क्या है। पिच और शून्यांक त्रुटि यानी जीरो एरर से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, एक पतले तार की व्यास मापने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग कैसे किया जाता है। हाउ इज द स्क्रू गेज यूज्ड टू मेजर इन द डायमीटर्स ऑफ द थिन वायर। 12वां प्रश्न है सेक्सटेंट की प्रणाली को समझाइए, किसी ऊंची मीनार या पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेक्सटेंट्स, हाउ इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड द मेजरिंग द हाइट्स ऑफ द टेल टावर्स ऑफ ट्री। 13वां प्रश्न, एक स्क्रू गेज का उपयोग करके किसी पेन की बाहरी व्यास को मापने की चरणबद्ध प्रक्रिया लिखिए, इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को भी बताएं। 14वां प्रश्न है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ठोस धातु के बेलन यानी सिलेंडर का आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात करने हेतु उसका फार्मूला और उसकी जो मेथड है, उसकी जो प्रोसीजर है उसको बताना होगा। 15वां प्रश्न है किसी धातु की शीट की मोटाई यानी उसकी जो थिकनेस है वो मापने के लिए आप मीटर स्केल पर वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में से किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। इन तीनों उपकरणों की परिशुद्धता की तुलना कीजिए, यानी मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है और उसकी परिशुद्धता यानी प्रिसिशन की बात कीजिए। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 आपके सामने आ गई है। यहां पर हमने देखे टोटल 15 प्रश्न है। पहले यूनिट में 15 प्रश्नों का आप रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़िएगा। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर यानी गणितीय उपकरण और सदिश।
पहला प्रश्न दिया हुआ त्रिकोणमितीय फलन जैसे sin x और cos x के आलेखों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सच एज sin x एंड cos x। दूसरा प्रश्न है त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तीकाल और आयत का आलेख पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे चलते तीसरा प्रश्न टेलर श्रेणी और द्विपद श्रेणी यानी टेलर सीरीज और बायनॉर्मल सीरीज के कथनों की व्याख्या करें यानी उसका स्टेटमेंट बताएं। चौथा प्रश्न है भौतिक की समस्याओं में सन्निकटन ने अप्रोक्सीमेशन के लिए टेलर श्रेणी और द्विपद श्रेणी क्यों उपयोग किस प्रकार किया जाता है। पांचवा प्रश्न है किसी बिंदु पर फलन की लिमिट्स से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शंस एट अ पॉइंट। छठा प्रश्न है आलेखीय विधि का उपयोग करते हुए यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि कोई फलन किसी विशिष्ट बिंदु पर कंटिन्यूअस यानी कि सतत है। सातवां प्रश्न है अवकलन की ज्यामिति की व्याख्या करें। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस। आठवां प्रश्न है स्पष्ट करें कि स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन की ढाल यानी कि स्लोप किसी फलन के अवकलज से किस प्रकार संबंधित है। नौवां प्रश्न है समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और आंशिक भिन्न समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियली फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस यानी अंतर बताएं। 10वां प्रश्न है किन परिस्थितियों में त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का उपयोग समाकलन के लिए किया जाता है। 11वां प्रश्न है दो सदिशों के अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट्स और सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन दीजिए और इनके एग्जांपल्स यानी भौतिक उदाहरण जैसे कार्य और टार्क देते हुए इनके गुणों की कंपैरिजन करें तुलना करें। 12वां प्रश्न है अधिक क्षेत्र और सदिश क्षेत्र में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर फील्ड एंड द वेक्टर फील्ड। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव द वन एग्जांपल ऑफ ईच सच एज अ टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड विंड वेलोसिटी जैसे तापमान वितरण और वायु का वेग। 13वां प्रश्न है किसी अधिक क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं। इसकी ज्यामिति व्याख्या कीजिए और बताइए कि क्षेत्र में के अधिकतम परिवर्तन की दर को कैसे प्रदर्शित करती है। 14वां प्रश्न है सदिश क्षेत्र के अपसरण यानी डाइवर्जेंस और कर्ल के भौतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। इसका फिजिकल सिग्नेचर आपको बताना होगा। 15वां प्रश्न है एक परनलिका यानी सोलेनॉइड और एक अघूर्णी इरोटेशनल सदिश क्षेत्र के लिए अपसरण डाइवर्जेंस और कर्ल के मान क्या होंगे। 16वां प्रश्न डेल संकारक को परिभाषित करें। डिफाइन द डेल ऑपरेटर्स। लैप्लेशियन ऑपरेटर्स यानी व्हाट इज द लैप्लेशियन ऑपरेटर्स एंड हाउ इट इज यूज्ड द फिजिकल इक्वेशंस। इसका उपयोग भौतिक समीकरणों में जैसे लैप्लेस समीकरण में कैसे किया जाता है। 17वां प्रश्न मान लीजिए कि आपको फलन fx = x sin x दिया गया है तो x से 0 पर इसकी सीमा यानी लिमिट की गणना आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे। क्या यह फलन x = 0 पर कंटिन्यूअस है यानी कि सतत है। विस्तार से समझाने का कष्ट करें। अगला प्रश्न 18वां यदि किसी कण की स्थिति यानी पोजीशन वेक्टर समय t का फलन है तो सदिश अवकलन का उपयोग करके उस कण का वेग और उसके त्वरण कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्शियली इन अ फंक्शंस ऑफ टाइम t how are the velocities and accelerations of that particles obtained using the vector differentiations। अब ये 18 प्रश्न हमारी सेकंड यूनिट में हमने देखे हैं। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। वो यूनिट नंबर 3 जो मैं बता रही है यहां पर जिसका नाम है रिजिड बॉडी मैकेनिज्म एंड द डिफॉर्मेबिलिटी बॉडीज यानी दृढ़ पिंड यांत्रिकी और विरूप्य पिंड इस यूनिट का नाम है। इकाई नंबर 3 यूनिट नंबर 3। पहला प्रश्न जो आपको अच्छा सा पढ़ना होगा व्हाट इज द आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजिड बॉडी यानी एक दृढ़ पिंड की आदर्श अवधारणा क्या है। दूसरा प्रश्न है किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करें और समझाए कि बाह्य बल की उपस्थिति में यह किस प्रकार गति करता है। डिफाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सप्लेन हाउ इट मूव्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। तीसरा प्रश्न है बल आघूर्ण टॉ और कोणीय संवेग L के बीच में संबंध स्थापित करें। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क T एंड द एंगुलर मोमेंटम L। चौथा प्रश्न है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल। पांचवा जड़त्व आघूर्ण क्या है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे घूर्णी जड़त्व क्यों कहा गया है। व्हाट इज कॉल्ड द रोटेशनल इनर्शिया। यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑन व्हाट फैक्टर डज इट्स डिपेंड। छठा जड़त्व आघूर्णों से संबंधित लंबवत अक्ष प्रमेय परपेंडिकुलर एक्सियल थ्योरम्स और समांतर अक्ष प्रमेय पैरेलल एक्सिस थ्योरम
का कथन लिखे और उन्हें सिद्ध कीजिए। सातवां, दैनिक जीवन से जड़त्व आगुण के किन्हीं 3 अनुप्रयोगों का वर्णन करें, जैसे साइकिल के पहिए में ताड़ियां, इंजन का फ्लाई व्हील आदि। आठवां प्रश्न, हुक का नियम, हुक्स लॉ की व्याख्या करें। प्रत्यास्था की सीमा है, इलास्टिक लिमिट के भीतर प्रतिबल और विकृति के संबंध को आरेख द्वारा समझाइए। नौवां, प्रत्यास्था मापक है, इलास्टिक मॉड्यूल्स निम्नलिखित को परिभाषित करें, उनका सूत्र लिखिए, जैसे यंग मॉड्यूल्स, बल्क मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, यानी दृढ़ता मापांक, आयतन मापांक और यंग मापांक। 10वां, पॉइसन अनुपात से आप क्या समझते हो? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पॉइसन रेशियो? इसके सैद्धांतिक मान की सीमा क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू? 11वां प्रश्न, यंग मापांक y, आयतन मापांक k, दृढ़ता मापांक ईटा और पॉइसन अनुपात के बीच किन्हीं 2 प्रमुख संबंधों की डेरिव व्युत्पन्न कीजिए। 12वां प्रश्न, कैंटिलीवर विधि द्वारा किसी धात्विक छड़ का यंग मापांक ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन करें। प्रयुक्त सूत्र y = 4 mg I क्यूब बाय b d क्यूब डेल में प्रत्येक पद का अर्थ स्पष्ट करें। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न को तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, नोट कर लो इस प्रश्न को। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 13वां प्रश्न, एक और बहुत अच्छा प्रश्न 13वां, मरोड़ लोलक की सहायता से किसी तार की दृढ़ता मापांक ईटा कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रयोग की विधि और प्रेक्षण तालिका का प्रारूप बनाइए। 14वां प्रश्न, एक रबर की डोरी और एक स्टील के तार में से कौन अधिक इलास्टिक है और क्यों? वैज्ञानिक तर्क के साथ में इसका आंसर बताएं। विद्यार्थियों, हमारी यात्रा आ जाती है यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 3 हमारी पूरी होती है और यूनिट 4 जिसका नाम है पृष्ठ तनाव एवं शांता, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, इस यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला दिया हुआ है कोहेसिव और एडेसिव बलों के बीच में अंतर दीजिए, यानी सहसंजक और असंजक बलों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। दूसरा प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा वक्र यानी पोटेंशियल एनर्जी कर्व की सहायता से समझाइए कि 2 अणुओं के बीच साम्यावस्था दूरी पर बल का मान क्या होता है। यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक्सप्लेन द फोर्स एट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। तीसरा प्रश्न है आणविक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है किसी द्रव के अंदर स्थित अणु और उसकी सतह पर स्थित अणु पर लगने वाले नेट बल में क्या अंतर होता है? What is the difference between the net force on a molecule inside a liquid and the molecule of its surface? पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, पृष्ठ ऊर्जा से आप क्या समझते हो? What do you understand by the surface energy? सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव संख्यात्मक रूप से समान होते हैं। Prove that surface energy and surface tension are numerical equal। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। एंगल ऑफ कांस्टेंट यानी संपर्क कोण, कॉन्टैक्ट सॉरी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी संपर्क कोण को परिभाषित करें। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड्स, परिभाषित करें किन कारकों पर निर्भर करता है। सातवां प्रश्न, कांच की नली में पानी और पारे के तल के आकार यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर का कारण स्पष्ट करें। Explain the difference in the concave and convex shapes of the water and mercury surface in the glass tube। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को वैज्ञानिक व्याख्या करें। Give the scientific explanation on the following phenomena। जैसे ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? Why does hot soup taste better than the cold soup? किसकी बात हो रही है? टोमेटो सूप की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? Why are raindrops are spherical? नेक्स्ट है, पेंट करने वाले ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? Why do bristles of a paint brush sticks together when pulled out of water? नौवां प्रश्न आपके सामने, धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध या शांत प्रवाह के बीच में तुलना कीजिए। कंपेयर करना है आपको इन दोनों के बीच में, ध्यान रखिए। 10वां प्रश्न, रेनॉल्ड्स संख्या धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध या अशांत प्रवाह को कैसे निर्धारित करती है? 11वां प्रश्न, सातत्य समीकरण A1V1 = A2V2 का कथन लिखिए। स्टेट द कंटिन्यूटी इक्वेशंस, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किस प्रकार आधारित है? हाउ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
उदाहरण से समझाइए। 12वां प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। बर्नौली प्रमेय का कथन लिखिए। स्टेट द बर्नौली थ्योरम। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित को बर्नौली प्रमेय की सहायता से समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग द बर्नौली थ्योरम। पहला टॉपिक है हवाई जहाज के पंखों का विशिष्ट आकार, द स्पेसिफिक शेप ऑफ एरोप्लेन विंड्स। क्रिकेट की गेंद हवा में घूमना यानी मैग्नस प्रभाव जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना मैग्नस प्रभाव। द रोटेशन ऑफ द क्रिकेट बॉल इन द एयर। अगला, चक्रवात या तेज आंधी में टीन की छतों का उड़ जाना, द रूफ ब्लोइंग्स ऑन द ड्यूरिंग द साइलोन्स ऑन द स्टॉर्म। 14वां प्रश्न, ज़ेगर विधि द्वारा, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसको भी याद कर लेना। ज़ेगर विधि द्वारा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के सिद्धांत और प्रयोगों की विधि का वर्णन करें। इस विधि में अधिकतम दाब यानी मैक्सिमम प्रेशर की गणना कैसे की जाती है। अगला 15वां प्रश्न, शाई यानी इंक के प्रयोग द्वारा धारा रेखी और अशांत प्रभाव के अध्ययन की विधि का वर्णन कीजिए। 16वां प्रश्न है, एक निश्चित वेग के बाद धारा रेखी प्रवाह अशांत प्रभाव में क्यों बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न, एक आइडियल फ्लूइड्स यानी एक आदर्श द्रव और वास्तविक शांत द्रव यानी विस्कस फ्लूइड्स के बीच में मुख्य अंतर लिखिए। तापमान बढ़ने पर द्रवों की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कम हो जाता है, वो देख लेना। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मैकेनिकल स्किल यानी यांत्रिक कौशल। और यांत्रिक कौशल आपकी आखिरी यूनिट रहेगी। और इस आखिरी यूनिट का पहला प्रश्न है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की विभिन्न विधियां जैसे ढलाई, कास्टिंग, मशीनिंग और वेल्डिंग के बीच में मूलभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक विधि का एक एक व्यावहारिक उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है सामान्य प्रकार की वेल्डिंग जोड़ों जैसे बूट जॉइंट और लैप जॉइंट का सचित्र वर्णन करें। तीसरा, वेल्डिंग के दौरान होने वाली सामान्य दोष के कारण और निवारण क्या है। चौथा, विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित सामग्रियों के विशिष्ट गुणों का उपयोग और व्याख्या करें जैसे स्टील और लोहा, मिश्र धातु, कंपोजिट सामग्री। पांचवा, खराद मशीनों को मशीनों की जननी क्यों कहा जाता है, इसके मुख्य भागों के कार्यों का वर्णन करें। छठा, शेयर और मिलिंग्स मशीनों की कार्यप्रणाली की तुलना करें। इन दोनों मशीनों द्वारा बनाई जाने वाली सतहों में क्या अंतर होता है। सातवां, धातु की शीट और लकड़ी के ब्लॉक में ड्रिलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेंच वाइज का फिटिंग शॉप में क्या महत्व है। आठवां, मशीन प्रसंस्करण में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट की क्या भूमिका है, यह घर्षण और ऊष्मा को कम करने में किस प्रकार सहायक है। नौवां प्रश्न जो दिया हुआ है, ब्लेड का उपयोग करके धातु की शीट को काटने और फिर फाइल का उपयोग करके उसके किनारों को चिकना करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। 10वां प्रश्न है उपकरण पहचानना और उपयोगिता। नीचे दिए गए उपकरणों के विशिष्ट कार्यों का वर्णन करें। रिच, आरी, वेल्डिंग रॉड और फाइल। 11वां प्रश्न है यदि आप किसी कार्यशैली वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं तो वहां मिलिंग या शिपर मशीन को चलाते हुए देखकर आप किन मुख्य तकनीकों बिंदुओं का अवलोकन करेंगे, एक संक्षिप्त रिपोर्ट बताएं। 12वां प्रश्न है धातु काटने वाले उपकरणों यानी कटिंग टूल्स के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन कौन से विशिष्ट गुण जैसे हार्डनेस, जो विशिष्ट गुण होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, इनको आपको समझाना होगा। तो विद्यार्थियों, हम जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने डिस्कस किया आपका MDC फिजिक्स के 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।